आखिर कक्षा 8 में हम ऐसा क्या पढ़े कि हमारे पास समय कम हो और उस कम समय होने के बाद में भी हम एक अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये क्रियाकलाप हम कैसे कर सकते हैं, ये लगातार हम अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 के लिए कक्षा 10 के लिए विभिन्न प्रकार के ब्लूप्रिंट जारी करता है, वैसे ही कक्षा 8 के लिए RACRT जो उदयपुर की एक महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग की संस्था है, उसके द्वारा इस बार ब्लूप्रिंट जारी किया गया। आप उस ब्लूप्रिंट का अगर अध्ययन करते हो या गहराई से अध्ययन करते हो तो हमें बहुत कुछ चीजें पता चलती है। और वो जब ब्लूप्रिंट हम देख लेते हैं तो एक निष्कर्ष ये निकल जाता है कि हम 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। और 100 में से 100 नंबर लाने के लिए हमें कोई लंबा समय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मात्र कुछ दिनों में, कुछ समय में हम 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पैटर्न दिया है वो पैटर्न नहीं है, बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने ये कार्य किया है। अगर आप उसका 1 बाय 1 अध्ययन करते हो तो बहुत ही इजी पैटर्न हमारे लिए हो जाता है। उसमें 6 नंबर के सवाल आते हैं। 6 नंबर के सवाल आने के बाद में भाग, बे और से और दे, 4 भाग उसमें आते हैं। जो भाग दे आता है उसमें 6 नंबर के सवाल आते हैं, 4 सवाल आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप उन 4 सवालों का व्यवस्थित अध्ययन करो और वो चारों सवाल कौन कौन से आएंगे वो हम इस ब्लूप्रिंट में अध्ययन करेंगे। आप उनका अध्ययन करो, आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता। और 4 सवाल आएंगे, चारों सवालों के अथवा में आपको सवाल मिलेगा, तो आपको एक से ज्यादा ऑप्शन मिल रहा है। प्लस अथवा में सवाल आ रहे हैं तो उनसे जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं, कोई नया सवाल नहीं आ रहा है। तो आपके लिए 100% ये श्योरिटी हो जाती है कि हमें कुछ नया और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद में 4 नंबर के से जुड़े हुए सवाल आएंगे। एक पैटर्न में तो 4 नंबर के सवाल आएंगे जो आपको वास्तव में कौशलता के साथ सवाल को करना है, और वो सवाल भी फिक्स है। आप उस प्रश्नावली में देखोगे तब वही सवाल मिलेंगे आपको, उसके अलावा सवाल नहीं मिलेंगे। और उसके बाद में जो भाग बे आएगा उसमें 1 लाइनर टाइप में 4-4 नंबर के या 4-4 लाइनों के सवाल बनेंगे। मैं आपको बिलीव देता हूं और एक विश्वास के साथ आप अध्ययन करो, आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। एक भी नंबर कटे तो आप मुझे कहना, लेकिन पढ़ने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। हमने वीडियो आपके लिए सारे बनाए हैं। मैं आज आपको लिंक में सारे वीडियो दे दूंगा कि कौन से सवाल से जुड़ा हुआ कौन सा वीडियो है। आप उनको बड़े गहराई से देखिए, समय दीजिए, निश्चित रूप से आपका अच्छा पेपर होगा। अब देखो, हम अध्ययन कर रहे हैं आगे कक्षा 8 के लिए महत्वपूर्ण सीरीज का, और उस सीरीज का सबसे पहला सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। आप इस सवाल को जितना अच्छा पढ़ सकते हो पढ़ने का प्रयास करो। ये सवाल है ग्राफ का। जो ग्राफ के 2 सवाल हमें दिए हुए हैं, इतने अच्छे सवाल दिए हुए हैं कि आपको इसमें कोई माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ती है। एक को एक एक्स का अक्षर मानना पड़ेगा और दूसरे को वाई मानना पड़ेगा। एक को एक्स दूसरे को वाई एक्स, और आप उसमें मान रख दो। और वैल्यू रखने के बाद में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज रहेगी, और वो रहेगी पैमाना। आपको मानना आना चाहिए। एक पैमाना होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा, और जो दूसरा पैमाना होगा वो वाई एक्स पर होगा। जब हम एक्स अक्ष पर पैमाना मानेंगे तो जो एक्स अक्ष की वैल्यू है उसमें आप देखोगे कि सार्वय अंतर कितना आएगा। लेकिन इन सवालों को जब हम देखते हैं तो सार्वय अंतर की कोई स्पेशलिटी नहीं होती है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इसमें 1000 आ जाएगा पहले में, और दूसरे में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 80 आ जाएगा, क्योंकि इनका जो अंतराल होता है बराबर 80-80 आता है। तो आपको कोई नया कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब इस ग्राफ के सवाल को हमें कैसा करना है, इसके लिए ना तो कोई फॉर्मूला लगता है, ना कोई स्पेशल विधि लगती है। आपको ये सवाल देखने के बाद में एक ऐसा ग्राफ मिलेगा एग्जाम के समय, और उस ग्राफ में आपको क्या करना है, यह लाइन खींचकर इसको एक्स एक्स मानना है, और इधर लाइन खींचकर आपको क्या मानना है, वाई एक्स मानना है। और ये जो बिंदु है इनको, लाइन को आपको गहराई से दर्शाना है, जैसे मैं दर्शा रहा हूं। और यहां लिखना है आपको 1000, ये आपका 0 आ गया, केंद्र बिंदु हमें जिसे मानते हैं। और उसके बाद में 1000, ये 2000 का आ गया, ये 3000 आ गया, ये 4000 आ गया, ये 5000 आ गया। अगर ये 80 से जुड़ा हुआ है तो ये 80, ये 160, ये 240। और उसके बाद में आप इन ग्राफों को ऐसे मिलाते जाओगे, ऐसे मिलाकर एकदम सीधी लाइन बना दोगे। आपके 6 में से 6 नंबर मिलेंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पैमाना आपको यहाँ पर बनाना है। जो पूर्व में पैमाना कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया है। एक बार फिर मैं कहता हूं, चाहे कक्षा 8 में कोई भी बच्चा हो, चाहे किसी भी स्तर का हो, चाहे कैसा भी हो, आप ये 6 नंबर का सवाल पढ़ के जाओ। परीक्षा में 100% आपको 25वां सवाल है जो इस ग्राफ से जुड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन पढ़ने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। 21 तारीख से आपकी परीक्षा है। आप मात्र मैथ्स को 2 या 3 दिन का समय एक बार एक साथ देने का प्रयास करो।
अगर कहीं पर आपको समस्या आती है तो हम हमारी वीडियो देख सकते हो। वहां वीडियो पर मैं सारा क्लियरिफिकेशन कर रहा हूं, अच्छे से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन एक साथ इसमें मैं बना रहा हूं तो हो सकता है कई सवाल को मैं जैसे मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं वैसा नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया। ये हमारा टारगेट है कि आपको 100 में से 100 नंबर लाने के लिए क्या पढ़ना है। अगला सवाल आप देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। फिर आपको मैं बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें से ये जो रचना आ रही है विकर्णों की, ये कह रहा है आपको समचतुर्भुज की रचना करना जिसके विकर्ण दिए हुए हैं, और मैं आपको आज नहीं बता रहा हूं, ये काफी समय से हर बच्चे को मैं कहता हूं। और ये रचना एक ऐसी रचना जो हर साल आती है। आज तक मैंने जब भी एग्जाम में बच्चों को देखा, इस रचना को देखा है, इस रचना के क्या करना पड़ता है, ये विकर्णों की बात करता है। जब भी समान चतुर्भुज की हम रचना करेंगे, कक्षा 8 में हमारी चतुर्भुजों की रचना से जुड़ा हुआ ये सवाल है। जब भी हम रचना का सवाल करते हैं, हमारी प्राथमिक ड्यूटी ये रहेगी कि सबसे पहले हमें कच्चा चित्र बनाना आना चाहिए। कच्चा चित्र बनाने के बाद में आपको देखना है कि हमें वैल्यू किस किस की दी हुई, और वैल्यू के बाद में हमें किसका मान नहीं दिया हुआ है, कौन सा, जैसे कई बार समांतर चतुर्भुज होते हैं, उसमें आमने सामने की भुजा समान होती है, आयत में होती है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो ऐसा कौन सा इवेल्यूशन या कौन सा प्रॉपर्टी का यूज होने के बाद में हम उसका आगे निर्माण कर सकते हैं, ऐसा कार्य भी इसमें दिया हुआ है। लेकिन आप अगर इस दूसरे सवाल को देखते हो तो समचतुर्भुज आता है, इसमें क्या होता है, विकर्ण को बनाना पड़ता है, फिर प्रकार की सहायता से ऊपर नीचे चाप काट के समद्विभाजित करके इसको ऐसे मिलाना है। बहुत ईजी है, आप ऐसा मैंने वीडियो पहले भी बनाया है। और जब दूसरा बनाएंगे समचतुर्भुज एबीसीडी, इसमें एबी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, एडी दिया हुआ है, 3 चीजों का मान दिया हुआ है, और उसके बाद में 2 एंगल दिए हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि सबसे इजी रचना यही, आप प्रयास कीजिए। जैसे मैं देखो छोटा सा कच्चा चित्र आप बनाकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि हमें चतुर्भुज बनाना ये, और मैंने लिख दिया ए बी सी और डी। अब किताब वाला ए बी दे दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी दे दिया 4.5 सेंटीमीटर, और ए डी ये जो बन रहा है ये दे दिया 6 सेंटीमीटर। कोण ए दे दिया 90 डिग्री और कोण बी दे दिया 105 डिग्री। मैं कह रहा हूं आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, और सबसे इजी रचनाओं में ये रचना आएगी, और इसकी रचना हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये भुजा बनानी है, फिर आपको ए और बी पर एंगल बनाने, फिर यहाँ पर ये चाप काटने, जो दोनों चाप कटेंगे वो आपस में मिल जाएगा। कई बार एग्जामिनर आपको इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है कि सी डी का मान क्या होगा। तो बहुत ही अच्छी रचना से जुड़ी हुई प्रश्नावली है, आप इसको पढ़ने का अध्ययन करना। मैं आपको कह रहा हूं कि 100 में से 100% ये आपके 6 नंबर का सवाल आएगा। तो 6 नंबर का वो सवाल, 6 नंबर का ये सवाल, अब तक हमने 12 नंबर की चीजें कंप्लीट कर ली, और मैं 100 नंबर आपको गिना कर बताऊंगा। और जब वार्षिक परीक्षा का पेपर आए, उस पेपर को आप उठा के देख लेना, हमारे पढ़े हुए, हमसे पढ़े हुए एक भी सवाल अगर अलग आ जाए तो आप मुझे बता देना। उसके बाद में अगला सवाल, इस बार इन्होंने क्या किया, 6 नंबर में एक नया पैटर्न जोड़ा है, और वो जोड़ा गुणनखंड। हालांकि गुणनखंड कठिन नहीं है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी प्रश्नावली है जिसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी उसको मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता। मैं मानता हूं रचना में और ग्राफ में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, वो पैटर्न सीधा रहता है, उसमें सीधी सीधी चीजें हैं। लेकिन आपको इस प्रश्नावली में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने से पहले आपको 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक हमारा फॉर्मूला ये होता है, सर्वसमीकाएं होती है, एक हमारी सर्वसमीका ये होती है, और एक सर्वसमीका ये होती है। आपको सबसे पहले ये तीनों सर्वसमीका आनी चाहिए, अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि जो भी ये गुणनखंड से जुड़ा हुआ सवाल आएगा इनका यूज होगा। इनके यूज के बिना कभी भी क्वेश्चन नहीं होता। जैसे ये पहला सवाल आया, आप इसके यूज से कर सकते हो। चौथा सवाल आया, वो भी इसके यूज। इसका मतलब हुआ कि ये तो आपको याद करना ही करना है, और इससे जुड़ा हुआ पक्का सवाल आएगा आपके। एक सवाल कई बार ये भी आता है, एल प्लस एम की स्क्वायर माइनस 4LM, और इससे पहले ये यूज होता है और फिर ये आंसर निकल जाता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ये सवाल कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया है, वो लिंक में भेजूंगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं गुणनखंड की प्रश्नावली से आपके 6 नंबर का सवाल 100% आएगा। और मैंने जो वीडियो बनाया ये आपको यही बताने का प्रयास किया कि आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। बाकी सोल्व करने के लिए हम पूर्व प्रश्नावली पढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, अच्छे से हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो चीजें आप ज्यादा पढ़ो। लेकिन ये जो मैं चीज बता रहा हूं आपको कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसकी जो आखिरी प्रश्नावली उसको तो आपको 100% करना है, क्योंकि कई बार सवाल ऐसा भी आ जाता है, जैसे ये आ गया और इसके नीचे अगर आपके आ जाए, इसके टुकड़े करने 3 के ऐसे कि आ जाए, तो ये x + 4 का डिवाइड के रूप में भी आ सकता है।
तो ये नए सवाल भी, इसको जरूर नहीं इस टाइप का सवाल आए, इसका थोड़ा अच्छा लेवल का भी सवाल आ सकता है। और मान लो अगर ये नीचे इसको डिवाइड दे दे x+4, तो आपको कोई इश्यू नहीं है। जैसे मैं छोटा छोटा हेल्प करवा देता हूं आपको। अगर ये सवाल करना है तो हम इसको करेंगे 2p के होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनेगा और ये आंसर आ गया। बस आपको क्या करना है, ये बनाना है, ये यूज करना है, यूज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका यूज होता है ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आप लिखोगे तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा, वरना एग्जामिनर कैसे मान लेगा कि ये डायरेक्ट उत्तर आ गया। और उसके बाद में हमें कहना है कि a की वैल्यू ये हो गई और b की वैल्यू ये हो गई। बहुत अच्छा सवाल है। उसके बाद में ये है गुणनखंड का सवाल है, और ये इसका भी सवाल पहले सॉल्व होने वाला है, और ये बहुत अच्छा सवाल है। आप इस गुणनखंड की प्रश्नावली को थोड़ा सा अच्छा देना और समय देखना। और अगली चीज ये, इसके अथवा में आपके मेंसुरेशन का सवाल आता है घन घना बेलन का। मैं मानता हूं कई बच्चे बेलन को ढंग से पढ़ नहीं पाते, होता है कई बार, कई बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आपको वो पढ़ने से बेहतर है आप इस फील्ड बुक को पढ़ो। फील्ड बुक में आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। फील्ड बुक में 2 चीजें काम आती है सामान्यतः, हालांकि दूसरी चीजें भी काम आ सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज आती है वो आती है, एक तो आती है समकोण त्रिभुज, और जब समकोण त्रिभुज आता है उसका क्षेत्र सीधा होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तीसरी चीज होती है समलंब चतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं, और उसका होता है 1/2 आमने सामने की जो भुजा होती है उनका योग और गुणा ऊंचाई। आप ये 2 चीज पढ़ लो। हालांकि ये सूत्र आयत बन रहा है इसमें, लेकिन आप समलंब चतुर्भुज का भी अगर क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हो तो एग्जामिनर आपको उसको गलत नहीं कर सकता, कतई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई चीजें आंसर एकदम समान आएंगे, कोई स्पेशल और अलग आंसर नहीं आएंगे। तो आप इन 2 चीजों को पढ़ के जाओगे तो गारंटी से मैं कह रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चे इनकी हाइट, अगर ये यूज करना 1 नंबर आकृति तो आपको ये हाइट माननी है। अगर ये आप आकृति 2 नंबर लेते हो तो ये 50 से शुरू होती है, कहां तक है 100 तक, तो इसकी हाइट 50 हो जाएगी। आपको अधिकतम में से निम्नतम सीमा घटानी है। बच्चे फील्ड बुक में कहीं से भी मात नहीं खाते, वो हाइट फाइंड आउट करने में मात खाते हैं, ऊंचाई निकाल नहीं पाते, बाकी वो आसानी से पता कर लेते हैं। आज मैं फिर कहता हूं आप ये 2 चीजें अच्छी तरीके से याद करो, फील्ड बुक का 100% सवाल आएगा। अब तक 6 नंबर के मैंने आपको 4 सवाल बताए हैं, चारों सवाल 100% आएंगे। आप उनको किसी भी तरीके से नॉर्मलाइजेशन के रूप में नहीं ले सकते। पहला सवाल कौन सा, ग्राफ का। दूसरा सवाल मैंने कौन सा बताया, बताओ आप मुझे। ग्राफ के बाद में कौन सा बताया, ग्राफ के बाद मैंने रचना का बताया, रचना के बाद मैंने आपको अभी कुछ समय पहले गुणनखंड का बताया, और उसके बाद मैं बता रहा हूँ फील्ड बुक का। उसमें से मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं कि आपको गुणनखंड में मेहनत करनी है, इस प्रश्नावली को ज्यादा सोल्व करना है, क्योंकि इसके फॉर्मूले कब कहां यूज आए डायरेक्ट तरीके से नहीं है। लेकिन बाकी ये जो 18 नंबर के सवाल ये डायरेक्ट है, आप बस इनको सीधा रट के जाओ और सीधा आंसर लिख करो, आपको नया सुधार कोई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस प्रश्नावली में जो गुणनखंड है इसमें थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। कितने नंबर हो गए, 24 नंबर। अक्सर सामान्यतः 20 नंबर हमारे से आ जाते हैं, तो 20 में से 20 इसलिए मानते हैं कि भाई उसके लिए तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, जो भेजेंगे वही मान्य है, तो हम तो उसको 20 ही मानते, इसलिए मानते हैं भाई हमारे तो 20 नंबर का ही पार्ट कवर करता है। 44 नंबर की बात हो, अभी आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, सीधा सीधा मैंने बताया है, फिर भी 44 नंबर होते हैं। नंबर कैसे आते हैं वो तो हम अब पढ़ेंगे, और इतने अच्छी तरीके से नंबर आते हैं आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। आगे देखिए, देखो मैंने आपको पूर्व में एक वीडियो बनाया था, और वो था सीधा और प्रतिलोम अनुपात। हो सकता है उस समय आपने ध्यान नहीं दिया हो, उसका मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। सीधा अनुपात डायरेक्ट होता प्रोपोर्शन, और प्रतिलोम अनुपात का मतलब होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। आप हिंदी की बजाय इंग्लिश में इजी तरीके से समझ सकते हो, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। सीधा प्रतिलोम क्या होता है, मान के चलो आप शक्कर लेके आ रहे हो, चीनी, और जब 2 किलो शक्कर लेके आ रहे हो और 2 किलो की रेट होती है 200, अगर आपको कोई के 1 किलो लो तो कितने रुपए होगा, 100। हालांकि वो बोले ये ज्ञात करो 1 किलो का कितनी रेट आएगी, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, 2 का यहां पर कितना हुआ, 1 कम हुआ, तो 200 का भी यहां कितना हुआ, 100 कम हुआ कि नहीं हुआ, दोनों चीजें कम हो रही है, इसका मतलब ये सीधा अनुपात। अगर मैं कह देता 3 किलो का निकालो तो आपको पता 3 किलो के 300, आप मुझे बताओ इसके मान में वृद्धि हुई, तो इसके मान में वृद्धि हुई कि नहीं हुई,
तो ये सीधा अनुपात होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब एक की वैल्यू में वृद्धि होती है तो दूसरे में भी वृद्धि हो, या एक की वैल्यू में कमी होने पर दूसरे के में कमी हो, तो सीधा अनुपात होता है। प्रतिलोम अनुपात क्या होता है? प्रतिलोम अनुपात ऐसा होता है कि मान के चलो आपके घर में मकान बना रहे, 20 आदमी लगे हुए और वो एक मंथ में कंप्लीट कर देते हैं। कितने आदमी? 20। अब आपके घर वालों ने कहा नहीं मैं तो 40 आदमी लगूंगा। देखो व्यक्तियों की संख्या में क्या हुई, 20 से कितने हो गए? 40। अब मुझे बताओ ये काम कितने दिनों में कर देंगे? अंदाज से ये 15 दिन में। लेकिन आदमियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन कार्य में कमी हो रही है। जो एक महीने में कार्य हो रहा था वो मात्र 15 दिनों में हो रहा है। बोलो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? ये होता है प्रतिलोम अनुपात। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार हमें सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात को ध्यान रखना है। और प्रतिलोम अनुपात और सीधे अनुपात में कोई विशेष स्पेशल चीज नहीं होती है। इसमें हमें x1 और y1 मानता है। अगर आप सीधे अनुपात की बात करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है x1 बटा x2, y1 बटा y2। अगर आप प्रतिलोम की बात करोगे तो x1 बटा x2 और y2 बटा y1। क्योंकि प्रतिलोम की बात करा इन्हें उल्टा, तो इसका आप उल्टा कर दो। अब ये सवाल देखो क्या कह रहा है, माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगा? 14। अब ये बता रहा 5 घंटे की, तो 5 घंटे मुझे बताओ, जो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल रहा है तो 5 घंटे में तो और ज्यादा चलेगा। तो ये कौन सा अनुपात हो गया? सीधा। अब इस आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, जब ये 25 मिनट का दे रहा है तो आपको किलोमीटर को भी मिनट में बदलना है। किस में बदलना है? मिनट में बदलना है। ये किलोमीटर इसलिए दे रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार 25 से 5 हो गए और इधर 14 से ज्यादा हो गए। अरे भैया जबकि ये तो मिनट की बात कर रहा है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? तो ये बहुत अच्छी प्रश्नावली है, इसका भी मैंने वीडियो पहले बनाया है, आप लिंक में जाकर अच्छी तरीके से देख सकते हो। हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई कक्षा 8 के नाम से, उसमें अच्छे अच्छे सारे वीडियो बनाए, आप बड़े गहराई से जाकर देख सकते हो। हर वीडियो में कम से कम मैंने 10 सवाल कराए। ये 4 नंबर का सवाल आएगा आपके। उसके बाद में ये भी 4 नंबर का सवाल आएगा। एक होता साधारण ब्याज और एक होता चक्रवृद्धि ब्याज। कक्षा 7 में जब आप अध्ययन करोगे तो आपको साधारण ब्याज के बारे में अध्ययन की चीजें मिलेगी, और जब कक्षा 8 में आओगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की चीजें मिलेगी। लेकिन ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला आना चाहिए। वो ये होता है P इंटू R इंटू टी, अर्थात मूलधन गुणा समय गुणा दर बटावा 100। इसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटावा 100 की घात समय माइनस मूलधन। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी दर। दर क्या होता है, कई बार अर्धवार्षिक आ जाती है, कई बार वार्षिक आ जाती है। इसका वीडियो मैंने बनाया है, आप वीडियो को बड़े गहराई से देखिए। जब चक्रवृद्धि ब्याज में अर्धवार्षिक की दर आती है तो समय दुगुना हो जाता है, दर आधी हो जाती है। कई बार जो दर होती है वो हमें इस प्रकार रूप में दे देते हैं, कई बार समय भी हमें इस प्रकार दे देते हैं बटावा के रूप में। तो बटावा के जो समय होता है आखिर उसको हम कैसे सरल करें, बटावा में अगर दर मिलती है तो आखिर उसको कैसे हम सरल करें, और इनके सरलीकरण के लिए हमने वीडियो बनाया है, आप उसमें देखकर बहुत अच्छी तरीके से सवाल करो। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं कि आपको सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज ही पढ़कर जाना है, 4 नंबर का पक्का सवाल आएगा। अब तक हमने 24 नंबर के पहले सवाल कर लिए और 4 नंबर के 8 के ये कर लिए 32, और 50 जो 20 नंबर मैंने बता रहा हूं आपको कितने नंबर का अध्ययन कर रहे हैं, 52 नंबर का 52। और मात्र मैंने अभी तक आपको सिर्फ 7 सवाल बताए हैं। 7 सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को आपको थोड़ा सा अच्छा अध्ययन करना है। प्रतिलोम अनुपात और सीधे अनुपात का समय देकर आपको कम से कम आधा घंटा पढ़ना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा। उनसे आपके बेसिक कंसेप्ट डेटा सारे क्लियर हो जाएंगे और इस प्रकार आपके नंबर बढ़ते चलेंगे। आगे देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़ा हुआ सवाल है, कोई नया सवाल नहीं। और उसके बाद में आता है परिमेय संख्या से जुड़ा हुआ सवाल मैंने आपको दे दिया। आखिर कोई भी संख्या हमें दी हुई होती है उसको परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें। आपको मैं एक तरीका फिर बता देता हूं। अगर हमें संख्या देते हैं और कहा जाए कि इनके बीच की संख्या ज्ञात करो, जब भी आपको इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है, हमारा पहला उद्देश्य रहता है इनका जो नीचे वाला हर बराबर होना चाहिए। तो इसको आप 5 से गुणा कर दो, इसको आप किससे गुणा कर दो, 3 से। तो ये हो गया 10 और ये कितना हो गया 15, ये हो गया 9 और ये कितना हो गया 15।
बोलो बराबर हुआ कि नहीं हुआ। बराबर होने के बाद में आपकी ड्यूटी क्या रहती है, देखो एक बार फिर देख लो, आप 5 से गुणा करो 10 15 और इसको 3 से गुणा कर रहे हो। उसके बाद में हमारी ड्यूटी ये रहती है कि आपको कितनी संख्या ज्ञात करनी, 5 संख्या ज्ञात करनी। ये 4 की बात कर रहे हैं। अगर 4 का बोले तो आपको 5 से गुणा करना है, 5 संख्या बीच की निकाले तो आपको 6 से गुणा करना है। तो मैंने इसको कर दिया 5 5 5 और 5, तो ये हो गया 50। और जब 15 को 5 से गुणा करते हैं कितना, ये 75, ये 45 और ये 75, तो इनके बीच में संख्या ये हो गई 47 48 और 49। कितनी संख्या ज्ञात करनी थी, और इनके नीचे सबके 75 आ जाएगी। कितनी संख्या ज्ञात करनी थी, 4 संख्या। अब आप किसी भी रेखा में दर्शाओ ना, कहाँ समस्या आती है, तो आराम से आप इनको संख्या रेखा में बड़े ही इत्मीनान से दर्शा सकते हो, कोई नया इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन ये संख्या निकालना सबसे बड़ी चीज है। जब आप संख्या निकालोगे तब 2 नंबर मिलेंगे, और उनको संख्या रेखा पर दर्शाओगे तब 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन जब आपको संख्या निकालना ही नहीं आएगी तो आप कहां दर्शाओगे। तो बहुत अच्छा सवाल है, पहली प्रश्नावली का सवाल है परिमेय संख्या का। इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको बड़े गहराई से देखो, समय दो। मैंने कोई ज्यादा वीडियो नहीं बनाई आपकी वजह से, हर सवाल का वीडियो नहीं, मात्र 10 वीडियो बनाई। 10 वीडियो में आपकी कक्षा 8th की मैथ्स कंप्लीट होती है। लेकिन देखो समय आपको देना पड़ेगा। वीडियो, कोई भी वीडियो आपको 20 मिनट से अधिक नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा समय देते हो तो आपको देखो कितना अच्छा कवर हो जाता है। और उसके बाद में आपको फिर ध्यान रखना है घात और घातांक का सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। इसका भी मैंने शायद वीडियो बना दिया है, आप इसको बड़े ही अच्छी तरीके से देख सकते हो। घात और घातांक के बाद में इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और बनता है जो इसी प्रश्नावली का है, या तो ये आएगा, बाकी 90 चांस यही है, लेकिन वो आ सकता है कोई भी नंबर हो उसको मानक रूप में बदलना, और स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म। जैसे आपको आ गया पॉइंट 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 5, या आ गया 5 × 10 की घात -8। इनको, इसको तो घात में बदलना है, इसको संख्या में बदलना, इनसे जुड़ा हुआ सवाल आएगा। इस घातांक को हम कैसे सरल करें, हमने अलग अलग रूल से ये पढ़ा है और पूर्व में इनके वीडियो बनाए, आप जाकर देखिए। आपके ये जो सवाल मैं बता रहा हूं, जो प्रश्नावली आपको मैं बता रहा हूं, उनसे जुड़े हुए ही सवाल आएंगे। RSCIT का सबसे बड़ा अच्छा पैटर्न ये है कि इसने ब्लूप्रिंट ऐसे जारी नहीं किया कि कौन सी प्रश्नावली कैसे आएगी, लेकिन उसने एक आधार बिंदु मानकर कुछ सवाल दिए जो आपको ये कहता है कि हमारी इस प्रश्नावली से ये सवाल बनते, ये सवाल आने के चांस रहते हैं। हर बार ऐसे आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ऐसा कैसा ये क्षेत्रफल का सवाल है, जो हम घन घना बेलन आयतन पढ़ते हैं उसका तो हमने तोड़ निकाल के फील्ड बुक पढ़ रहे, लेकिन उसमें वर्ग और घन आते हैं तो आपको प्रश्नावली थोड़ी सी ढंग से देखनी है। बेसिक मेंसुरेशन के सूत्र हमें आना चाहिए क्षेत्रमिति के, तभी पढ़ने का आनंद आएगा। कुछ सवाल हम और देखते हैं। ये आपके बीजीय समीकरण का, एक चरवाल रैखिक समीकरण का ये भी बनाया हुआ है। और अगली प्रश्नावली ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका 100 में से 1% आपके 4 नंबर का सवाल आएगा। एक तो समांतर चतुर्भुज का बनता है, दूसरा सवाल इसका बनता है अंत्य कोण और बाह्य कोण निकालने का। आपको पता होना चाहिए कोई भी आकृति होती है उसके हमेशा बाह्य कोण कितने होते हैं, 360 डिग्री होता है, और अंत्य कोण की वैल्यू निकालने के लिए हमारा ये सूत्र होता है। तो एक तो आपको ये होना चाहिए। वैसे प्रश्नावली में समांतर चतुर्भुज पर ज्यादा जोर दिया गया है। जब समांतर चतुर्भुज पर ज्यादा जोर दिया हुआ है तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता आपको आनी चाहिए। एक तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और चारों प्रॉपर्टियां इससे जुड़ी हुई है। आप इस प्रीबोर्ड के वीडियो को अच्छे से देखकर आप सरल कीजिए। आपका एक भी सवाल ऐसा नहीं है, हर साल इसका सवाल आता है समांतर चतुर्भुज का। कई बार वो क्या कर देता है, इस प्रकार समांतर चतुर्भुज देकर ये दे देता है भुजा 5x = 10 y, तो x और y की वैल्यू भी निकलवाता है। तो आप एक चीज भली भांति समझ रहे हो कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो हम इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसको गांठ बांधो आप। पाई चार्ट का सवाल, ये इसकी वैल्यू पूछता है कि जब हेलमेट लगाता तो कितने % आई घटना होती है, जेब्रा क्रॉसिंग में कितनी होती है, ट्रैफिक लाइट से कितनी होती है, ओवरलोडिंग से कितनी होती है, ये घटनाएं पूछता है। हमेशा ये सवाल आता है, हर बच्चा इस सवाल को सही करके आता है, तो आपको इसको भी थोड़ा सा ध्यान देखना है। और उसके बाद में ये आपको घात, इसके संख्याओं से जुड़े हुए रूल आने चाहिए, 2 का भाजकता का नियम, 3 के भाजकता का नियम, तब हमसे जुड़ी हुई चीजें ये आपको आनी चाहिए। और आखिरी सवाल है ये सॉलिड स्टेट कि कौन सी ऊपर फोटो खींचोगे तब कैसे आएगा। इन चीजों को ज्यादा जोर मैं इसलिए नहीं देता हूं
कि आप इनको थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपका वीडियो बड़ा नहीं बने इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें सरफेस से बताई है, क्योंकि इनको मैं एक बार फिर वापस आपको बताऊंगा। लेकिन हमारा जो मुख्य टारगेट था वो था 6 नंबर और 4 नंबर के सवाल, ये आज मैंने बताए हैं। और अधिकतम से अधिकतम जो अच्छे से अच्छे सवाल बनते वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आप उनको बड़े गहराई से देखिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, लाइक अच्छे मिलते हैं, व्यूज अच्छे आते हैं, तो मान के चलो हम और वीडियो बनाएंगे। और वीडियो बनाने के बाद में ये तय हो जाएगा कि आप किस प्रकार पढ़ते हो, अलग अलग रणनीति से आपको किस प्रकार अध्ययन करने की आवश्यकता है। इन सारी चीजों से जुड़ी हुई हम बातें करेंगे। आपने समय दिया, जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब ये आपकी ड्यूटी होती है, एक हमारे मोटिवेशन का स्रोत भी होता है। आप हमसे जुड़े और समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।